हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर सर्कल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स पे बेस्ड अपने सवालों की सीरीज की शुरुआत कर दी थी और इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में कुछ और शानदार, जानदार, मजेदार, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की शुरुआत इस धांसू सवाल के साथ करते हैं। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर, यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर, यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगेन, इस पर्दे को देखकर समझ में आ रहा होगा कि अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है या फिर फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा उस सिचुएशन में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो यहां पे यह सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है उस सिचुएशन में सवाल की कहानी क्या रहने वाली है। इसके लिए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है, लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विद सेंटर्स O and Q. The tangents at A to the 2 circles meet the circles again at B and C respectively. Let the point P be located so that AOPQ is a parallelogram. Prove that P is the circumcenter of the triangle ABC. अब फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन मिस करोगे आगे कहानी नहीं समझ में आएगी। इसी वजह से बिल्कुल ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनना। सवाल यहां पे कह रहा है कि 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में सवाल ने हमें अपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से एक इंटरसेक्शन पॉइंट बता दिया है जो कि A है। अगेन सवाल ने हमें अपने सर्कल्स के सेंटर्स बता दिए हैं जो कि O और Q हैं। अगेन आगे सवाल कह रहा है कि हमने पॉइंट A से पास करते हुए अपने दोनों ही सर्कल्स के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं जो कि मेरे इन्हीं सर्कल्स को पॉइंट B और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद फर्दर आगे सवाल कहता है कि फिगर में कोई पॉइंट P कुछ इस तरीके से लोकेटेड है कि AOPQ एक पैरेललोग्राम है। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली हमें यह साबित करके दिखाना है, हमें यह प्रूव करके दिखाना है कि पॉइंट P मेरे ट्रायंगल ABC का सर्कमसेंटर होगा। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल हमें यह बोल रहा है कि 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में सवाल ने हमें अपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से एक इंटरसेक्शन पॉइंट बता दिया है जो कि A है। सवाल ने यह भी बता दिया है कि मेरे सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो O और Q है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि पॉइंट A से पास करते हुए हमने अपने दोनों ही सर्कल्स के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं और ये टेंजेंट्स मेरे इन्हीं सर्कल्स को पॉइंट B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद फर्दर आगे सवाल कहता है कि फिगर में कोई पॉइंट P भी लोकेटेड है और ये पॉइंट P इस तरीके से लोकेटेड है कि AOPQ एक पैरेललोग्राम है। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे यह कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि पॉइंट P मेरे ट्रायंगल ABC का सर्कमसेंटर होगा। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? कहोगे सर बहुत सारे डाउट्स हैं। तो निश्चिंत रहिए, जब डायग्राम की कहानी देखेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सॉल्यूशन की कहानी शुरू करते हैं और अपने एक्सप्लेनेशन की मदद से यहां पे फिगर के डायग्राम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां पे लैंग्वेज की मदद से डायग्राम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा।
तो यहां पे सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल बता रहा हूं, इस रूल को याद रखना। कोई भी अगर आपको सवाल मिलता है जहां पे दो सर्कल्स पे चर्चा हो रही होती है और इस सिचुएशन में इन सर्कल्स के रेडियस के बारे में आपको नहीं बताया जाता, तो याद रखना डिफॉल्ट तरीके से ये मान के चलेंगे कि मेरे दोनों सर्कल्स अनइक्वल साइज के हैं, यानी कि एक बड़ा सर्कल मानेंगे, एक छोटा सर्कल मानेंगे। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कोई भी दो सर्कल वाला आपको सवाल मिल जाए और उस सवाल में उन सर्कल्स के रेडियस के बारे में अगर चर्चा नहीं हो रही हो, अगर आपको उन सर्कल्स के रेडियस के बारे में नहीं बताया जाता, तो इस टाइप के सिचुएशन में डिफॉल्ट तरीके से ये मान के चलेंगे, ये अज्यूम करके चलेंगे कि मेरे दोनों सर्कल्स अनइक्वल साइज के हैं। यानी कि इस टाइप के सिचुएशन में ये मान के चलेंगे कि एक बड़ा सर्कल है और एक कंपैरेटिवली छोटा सर्कल है। इस गोल्डन रूल को याद रखना, कॉपी पे नोट डाउन कर लो। अब लौटते हैं सवाल पे। तो इस सवाल में भी दो सर्कल्स पे चर्चा हो रही है, यानी कि दो सर्कल्स ड्रॉ करने की जरूरत है। अब सवाल ने कहीं पे भी मुझे अपने सर्कल्स के रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो अपने रूल को अप्लाई करके कह देंगे डिफॉल्ट तरीके से कि मेरे दोनों सर्कल्स अनइक्वल साइज के हैं, यानी कि एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक कंपैरेटिवली छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगेन समझना सर, यहां पे बोला जा रहा है कि मेरे दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप कहोगे सर दो सर्कल्स वाली सारी सिचुएशन हमने पढ़ी है, तो यहां पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सही फिगर क्या होना चाहिए। अब देखो कंफ्यूजन कौन कौन से फिगर में आएगा। तो यहां पे एक कंफ्यूजन वाला फिगर ये वाला होगा, इसके अलावा एक कंफ्यूजन वाला फिगर ये वाला होगा, इसके अलावा एक कंफ्यूजन वाला फिगर ये वाला होगा। अब मुद्दा ये है कि ये वाला स्टूडेंट सही है, ये वाला स्टूडेंट सही है, या फिर ये वाला स्टूडेंट सही है, ये यहां पे पता करना। अब समझना सर, यहां पे एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ यही वाला स्टूडेंट सही है, ये दोनों स्टूडेंट सरासर गलत है। क्यों गलत है समझना। देखो जब हम इन सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हम ये कभी नहीं कहते कि सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वर्ड्स का फर्क है, ज्योमेट्री में टच में और इंटरसेक्ट में काफी फर्क हो जाता है, तो सवाल के अनुसार आपको यह फर्क समझना जरूरी है। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां कहा जा रहा है कि सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर, यानी कि ना ही ये वाला फिगर होगा ना ही ये वाला फिगर होगा, सिंपली यहां पे ये वाला हमारा करेक्ट फिगर होगा सर। अब समझना सर, एक और तरीके से पता कर सकते हैं कि ये गलत फिगर है, ये मेरा सही फिगर है। देखो कैसे सर, यहां पे कितने पॉइंट इन्वॉल्व हुए? कहोगे सर एक पॉइंट इन्वॉल्व हुआ। अगेन यहां पे कह दोगे सर एक पॉइंट इन्वॉल्व हुआ। अब यहां पे देखो एक ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व हुआ, एक ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व हुआ। अब समझना, सवाल के लैंग्वेज को देखा जाए तो सवाल कह रहा है कि यहां पे इंटरसेक्शन के कारण जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें से एक इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, इससे यह क्लियर है एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब यहां तो एक ही है सर, एक से ज्यादा कहां है? इसी सिचुएशन में। अब कहोगे सर आपने तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, यहां अंग्रेजी में समझाइए, कैसे पकड़ेंगे कि एक से ज्यादा पे बात चल रही है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो। यहां पे बोला जा रहा है लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो अगर बस एक की बात होती ना तो कहता लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि अगर पूरे सिचुएशन में सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा होता तो वो द लगा के बात करता। चांदी मैडम ने आपको सिखाया होगा किस तरीके से द का अ का यूज करते हैं सर। जबकि यहां पे कह रहा है लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस लैंग्वेज से आपको यह पकड़ना पड़ेगा, आपको क्लियर होना चाहिए कि सिचुएशन में एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर बस एक होता तो यहां पे लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोलता, वो बोलता लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स अच्छी आने के लिए आपकी इंग्लिश पे भी कमांड होनी चाहिए सर। ये कहानी क्लियर हुई। तो यहां पे दोनों तरीके से जज कर पा रहे हैं कि ये दोनों फिगर गलत होगा, यही वाला सही फिगर होगा, जहां पे कुल मिला के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सर। तो यहां पे अब अपने अनइक्वल साइज के सर्कल्स सिचुएशन के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया है सर, सच दैट मेरे सर्कल्स के लिए एक ये वाला और एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल यहां पे कह रहा है कि मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट ए है। अब आप कहोगे सर कि इसको ए माने कि इसको ए माने, तो इसका जवाब होगा आपकी मर्जी है, या इसको मान लो या इसको मान लो। मान लो मैं रैंडमली इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को ए मान लेता हूं। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगेन सवाल ने मुझे अपने दोनों सर्कल्स के सेंटर्स बता दिए हैं। एक सर्कल का सेंटर ओ है, दूसरे वाले का सेंटर क्यू है। अब आपके मन में डाउट आएगा सर कि इसका सेंटर ओ माने, इसका क्यू माने, या फिर इसका ओ माने, इसका क्यू माने। तो इसका जवाब होगा आपकी मर्जी, आप क्या मानना चाहते हो। आप चाहो तो इसका सेंटर ओ, इसका क्यू मान लो, या फिर आप चाहो तो इसका सेंटर ओ, इसका क्यू मान लो। सर प्योरली आपकी मर्जी है। मान लो मैं रैंडमली इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर ओ मान लेता हूं और रैंडमली छोटे वाले सर्कल का सेंटर क्यू मान लेता हूं सर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझना, टैंजेंट पे बात हुई है, कॉमन टैंजेंट पे बात नहीं हुई है। लैंग्वेज पे ध्यान दो सर, टैंजेंट पे बात हुई है। कैसी बात हुई है? तो बोला जा रहा है सर कि पॉइंट ए से पास करता हुआ हमें अपने दोनों ही सर्कल के लिए टैंजेंट्स बनाना है। अब देखो, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अगर सिंपली टैंजेंट पे बात होती है तो एक एक करके सर्कल पे सोचिए। सिखाए कि नहीं? बिल्कुल सिखाए। कंसेप्ट अप्लाई करो। सबसे पहले मान लो इस वाले सर्कल के लिए सोचते हैं, इस वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले छोटे वाले सर्कल के लिए सोचते हैं। जो छोटे वाले के लिए सोचा जाए सर, तो सवाल कह रहा है कि पॉइंट ए से पास करता हुआ इस वाले सर्कल के लिए टैंजेंट बनाना है। तो पॉइंट ए से पास करता हुआ इस वाले सर्कल के लिए टैंजेंट नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते, बना लो सर। तो यहां पे अपना टारगेट टैंजेंट बना लेते हैं बड़ी सावधानी से। यहां पे अपना टैंजेंट हमने बना लिया, तो इस वाले सर्कल के लिए पॉइंट ए से पास करता हुआ टैंजेंट बना लिया। अब यही काम इसके लिए करेंगे, यानी कि अब अपने इस सर्कल को कंसीडर करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। कहानी वही है, इस वाले सर्कल के लिए इस पॉइंट से पास करता हुआ एक टैंजेंट बनाना है। तो अगेन इस पॉइंट से पास करता हुआ इस सर्कल के लिए टैंजेंट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं सर, बना लेते हैं। तो यहां पे अगर सावधानी से बनाया जाए सर, तो कुछ इस तरीके से हमारा टैंजेंट बनके तैयार हो जाएगा सर। अब ध्यान देना, हमने अपने इस वाले सर्कल के लिए पॉइंट ए से पास करता हुआ टैंजेंट बना लिया है। तो जो सवाल हमें कह रहा था कि पॉइंट ए से पास करता हुआ दोनों ही सर्कल्स के लिए टैंजेंट्स बनाए जा रहे हैं, ये हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अगेन सवाल आगे रेस्पेक्टिवली की मदद से यह बता रहा है कि यही टैंजेंट्स मेरे सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा सर कि ये लाल वाला टैंजेंट इस सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये काला वाला टैंजेंट इस सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझना, आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा सर, इस वाले सर्कल का जो टैंजेंट है वो इस वाले सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगेन आपको दिख रहा होगा सर, इस वाले सर्कल का जो टैंजेंट है वो इस वाले सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सवाल ने रेस्पेक्टिवली की मदद से इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में बताया। डिकोड करो सर, तो कह दोगे सर यहां पे ये पहला, ये दूसरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि ये यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है, इसमें पहला दूसरा करने के लिए बस यही चीज है, इसके अलावा कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो इसका कॉम्बो किसके साथ बनाएंगे? तो याद करिए, मैंने आपको सिखाया है, इस टाइप के रेस्पेक्टिवली की सिचुएशन कई बार सवालों में मिलती है जहां पे उसी लाइन में आपको कॉम्बो कंप्लीट करने वाला नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसके जस्ट प्रीवियस वाली लाइन में जाते हैं सर। तो इसके जस्ट प्रीवियस वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है। अब इस वाली लाइन में आपको कॉम्बो समझ में आ रहा होगा, ये पहला, ये दूसरा। अब बनाइए कॉम्बो, पहले का कॉम्बो पहले के साथ,
यानी कि वो सर्कल जिसका आपने सेंटर O माना है उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट B होना चाहिए। तो वो सर्कल जिसका सेंटर O माना है उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट B होना चाहिए। दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, वो सर्कल जिसका तुमने सेंटर Q माना है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट C होना चाहिए। तो Q सेंटर वाले सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट C होना चाहिए। तो B और C कैसे मानना है यह समझ में आ गया। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे की चीज और इंटरेस्टिंग है। अब कहा जा रहा है कि मेरे इस फिगर में मुझे किसी पॉइंट P को भी लोकेट करना है सच दैट AOPQ एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा अपने पैरेललोग्राम के लेटर्स को देखो। AOPQ, आपको A दिख रहा है, आपको O भी दिख रहा है, आपको Q भी दिख रहा है, लेकिन P कहां माना जाए सर यहां पे पैरेललोग्राम बनाने के लिए? अब इसके लिए दिमाग लगाना है। तो सोच सकते हो क्या कोई आप लोगों में से यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि P के लिए कैसा दिमाग लगाएंगे? सोचो थोड़ी देर, देखते हैं कितने स्टूडेंट सोच पाते हैं। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, समझना। सर कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये मेरे पैरेललोग्राम का नाम है तो ये बिल्कुल ऑर्डर में होगा। तो अगर ये ऑर्डर में है तो यहां से क्या मैं अपने पैरेललोग्राम के साइड्स पता नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या साइड्स हो जाएंगे सर? साइड्स हो जाएंगे AO, साइड्स हो जाएंगे OP, साइड्स हो जाएंगे PQ, साइड्स हो जाएंगे AQ। यही मेरे पैरेललोग्राम के नामकरण के हिसाब से साइड्स हो जाएंगे। अगर ऐसे पता करने में दिक्कत हो रहा है तो रफ में फटाफट जाके रैंडमली एक क्वाड्रिलैटरल या एक पैरेललोग्राम बनाना, यहां पे नामकरण कर लेना, साइड्स वैसे भी पता कर सकते हो सर। तो मान लो ऐसे पता नहीं चल रहा है, रफ में फटाफट गए एक पैरेललोग्राम बनाया, क्वाड्रिलैटरल के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से यहां पे नामकरण पुट कर देते हैं। पुट करेंगे, मान लो इसके साथ स्टार्ट करते हैं, इसको A बोल दिया, डिसाइड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको O बोल दिया, फिर P बोल दिया, फिर Q बोल दिया, यहां पे ऑर्डर में कंसिडर करते हुए। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि आपके इस पैरेललोग्राम के क्या साइड्स होंगे? AO साइड होगा, हमने भी यही मार्क किया था, OP होगा, PQ होगा और यहां पे AQ होगा सर। तो दोनों तरीके से आप पता कर सकते हो कि इस पैरेललोग्राम के साइड्स क्या होंगे। अब यह पता करने से फायदा क्या होगा, समझना क्या फायदा होगा। अब देखो, तो P तो आपको पता नहीं है, तो जो P वाले हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। P के अलावा यहां पे एक साइड है सर AO, एक है AQ। इनको तो ड्रॉ कर सकते हो ना, इनको तो फिलहाल के लिए ड्रॉ कर सकते हो ना सर, ड्रॉ करते हैं इनको, समझना है यहां पे। तो सबसे पहले AO कैसे बनेगा सर? A और O को ज्वाइन करना होगा, तो A और O को ज्वाइन करके AO बना लिया। AQ कैसे बनेगा सर? A और Q को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसको ज्वाइन करके यहां पे AQ बना लिया। ठीक है, अब समझना। तो यहां पे कहानी कुछ ऐसी है कि ये फिगर एक पैरेललोग्राम बनने वाला है। ये फिगर एक पैरेललोग्राम बनने वाला है। फिगर कंप्लीट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कैसे करेंगे सर? इसके पैरेलल इस तरफ ध्यान से बना लेते हैं यहां पे, और इसके पैरेलल नीचे बना लेंगे, कंप्लीट हो गया सर पैरेललोग्राम। बस वही दिमाग यहां पे लगाइए। इसके पैरेलल इस तरफ बना लेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके पैरेलल बना लेंगे यहां पे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लो, पैरेललोग्राम बनके तैयार हो गया। और अब मुझे पता चल गया है कि ये मुझे अपना पॉइंट P मिल गया सर। इसलिए मैं कह रहा था फिगर तक पहुंचने में बहुत मजा आने वाले, सवाल में बहुत कुछ सीखने वाले हो, और ये जो आप सीख रहे हो ये किसी दूसरे सवाल में भी काम आ सकता है सर, ध्यान में रखना। तो यहां पे सवाल कह रहा था कि कोई पॉइंट P फिगर में इस तरीके से लोकेटेड है कि AOPQ एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो हमने अपने सिचुएशन के हिसाब से पॉइंट P को लोकेट कर लिया। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अपने प्रूव दैट वाली सिचुएशन पे आते हैं। तो यहां पे एक ट्रायंगल ABC पे चर्चा हो रही है। अभी फिलहाल आपको फिगर में ट्रायंगल ABC दिख रहा है क्या? बताइए। कहोगे सर अभी फिलहाल फिगर में ट्रायंगल ABC नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा सर? B और C को ज्वाइन कर लेंगे तब दिखेगा सर। B और C को ज्वाइन कर लेंगे तब दिखेगा सर। अब जाके मुझे अपना ट्रायंगल ABC दिख रहा है। तो सवाल यहां पे अब इस फिगर में कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P मेरे इस वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। तो सवाल के लैंग्वेज से फिगर तक कैसे पहुंचना है सभी को समझ में आना चाहिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है सर, तो फिगर की कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए।
अब थोड़ा सा बुक का फिगर देखते हैं, तो आप देख पा रहे होगे सर कि बुक ने भी बिल्कुल सेम टाइप का फिगर बनाया है। तो यहां पे ये पैरेललोग्राम की कहानी को बुक के फिगर में भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहां पे तो ब्लू कलर से मान लो बना लेते हैं। यहां पे सबसे पहले ये रहा ए, तो इसको ज्वाइन कर लिया पैरेललोग्राम का एक साइड, ये इसका एडजेसेंट साइड भी मिल गया। तो इस हिसाब से मेरा पैरेललोग्राम मुझे यहां पे मिल चुका है, मेरा पैरेललोग्राम मुझे यहां पे मिल चुका है सर। ठीक है, और कुछ छूट रहा है यहां पे बनाने के लिए, तो ये पॉइंट P है और कुछ भी नहीं छूट रहा है बनाने के लिए, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई। अब देखो मैंने आपको कई बार बोला है कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं टैंजेंट्स के, इनको कई बार सवाल क्या करता है सर, नेग्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से आपको नीचे जाते हुए बुक के फिगर में नहीं दिख रहे हैं। आप ऐसे बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है वो भी सही है, क्लियर होगी कहानी। अब अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी एनालिसिस बुक के फिगर में ले जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज से फिगर तक कैसे पहुंचना है ये तो हमने यहां पे सीख लिया। अब बहुत ध्यान से देखना, सॉल्यूशन भी बहुत मजेदार होने वाला है, ध्यान से देखना। तो बड़ी मेहनत के साथ लैंग्वेज से फिगर तक पहुंचे। अब मुद्दा यह है कि सवाल सॉल्व कैसे होगा, सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना। तो क्या करना है सर, आपको साबित करना है कि ये पॉइंट P मेरे इस वाले ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, यही साबित करना है। बताओ मेरे को सर्कम सेंटर कैसे मिलता है। फट से कहोगे सर कि सर्कम सेंटर मेरे ट्रायंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मुझे पता है सर कि मेरे ट्रायंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ही इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, यानी कि मेरे ट्रायंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से मुझे सर्कम सेंटर मिलता है। अगेन आपसे दूसरा सवाल यह है कि मेरे को बताइए कि एक ट्रायंगल में सर्कम सेंटर बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप जवाब दोगे सर कि कम से कम एक ट्रायंगल में अगर आपको सर्कम सेंटर बाई कंस्ट्रक्शन पता करना है तो आपको 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तो बनाने ही पड़ेंगे सर। कम से कम 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर आप ड्रॉ कर लो तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही सर्कम सेंटर हो जाएगा। क्योंकि डिफॉल्ट तरीके से हम अपने छोटे क्लासेस से ये सीख के आ रहे हैं कि जो तीसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से होता हुआ पास करेगा ही करेगा। कुल मिला के कहानी कुछ इस प्रकार है कि मान लो ये मेरा ट्रायंगल है और मुझे इस ट्रायंगल में सर्कम सेंटर को लोकेट करना है, तो इसके लिए मिनिमम कितने, कम से कम कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जवाब होगा कम से कम 2। किसी 2 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए। मान लो मैंने रैंडमली यहां पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, अगेन मान लो रैंडमली यहां पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, तो 2 काफी है, क्योंकि ये जो 2 से मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा यही सर्कम सेंटर है। क्योंकि अगर हम तीसरा बनाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि तीसरा वाला इसी पॉइंट से होता हुआ पास करेगा ही करेगा, गारंटेड सर। तो कुल मिलाकर मुझे क्लियर है कि सर्कम सेंटर को लोकेट करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जो बात मैंने आपको बोली इसको दिमाग में रखो और फिगर को देख के बताओ कुछ दिख रहा है क्या। आराम से सोचो, फिगर को देख के बताओ कुछ दिख रहा है क्या। कुछ दिखा? अब देखो क्या दिखना चाहिए। आपकी नजरें बहुत ध्यान से यहां पे ये देखनी चाहिए कि सर मुझे यहां पे अपने इस वाले ट्रायंगल के साइड के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करता हुआ दिख रहा है। यहां पे थोड़ा सा ट्रायंगल हाईलाइट करता हूं तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखो यहां पे अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि सर यहां पे ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये ट्रायंगल के इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह दिख रहा है। इसी तरीके से मेरे इस ट्रायंगल के इस साइड में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह दिख रहा है और मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की तरह दिखने वाले ये लाइन सेगमेंट यहां पे आके पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं। तो फट से मेरा दिमाग चल रहा है इसको देखकर कि अरे यार, अगर किसी तरीके से इन लाइन सेगमेंट्स को इन साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित कर दिया जाए, हो गया काम। क्योंकि जैसे ही हम इन लाइन सेगमेंट्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित कर देंगे
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ही इंटरसेक्शन पॉइंट तो सर्कम सेंटर हो जाएगा, यह साबित हो जाएगा सर। यानी कि अब पूरी मेहनत क्या करनी है मुझे, अब मेरी पूरी मेहनत इस चीज पे होने वाली है कि इस लाइन सेगमेंट ओपी और इस लाइन सेगमेंट PQ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे साबित किया जाए। अब किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित करना है तो क्या साबित करना पड़ेगा, कहोगे सर दो चीजें। सबसे पहले तो वो जिसके साथ परपेंडिकुलर है यह साबित करना पड़ेगा, उसके अलावा ये उसे बाइसेक्ट कर रहा है यह साबित करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें एक साथ साबित कर देंगे तो मेरा लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित हो जाएगा। यानी इस फंडे को अप्लाई किया जाए सर यहां पे, तो मैथमेटिकली मेरा यहां पे दिमाग चल रहा है कि मुझे क्या साबित करना है। मुझे सबसे पहले यह साबित करना है कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कि कुल मिला के मुझे यह साबित करना होगा कि ये जो है सर ये इसके साथ परपेंडिकुलर भी है, इसके साथ साथ यह भी साबित करना पड़ेगा कि ये इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। यानी कुल मिला के 90 डिग्री साबित करना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी साबित करना पड़ेगा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल है, क्योंकि अगर हम यहां पे ये साबित कर देते हैं तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर भी साबित हो जाएगा और ये इसका बाइसेक्टर भी साबित हो जाएगा। अगेन सेम कहानी यहां पे कि मुझे इसे इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित करना है। यानी कुल मिला के मुझे सबसे पहले यह साबित करना पड़ेगा कि ये जो है ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, और इसके साथ साथ ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। यानी ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है। तो मेरा दिमाग चल रहा है कि इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित करने के लिए मुझे दोनों ही लाइन सेगमेंट्स में ये दोनों चीजें साबित करनी पड़ेंगी। सर इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अब यहां पे मेरी नजर एक और इंटरेस्टिंग चीज पे जा रही है, समझना। तो यहां पे जो 90 डिग्री की कहानी साबित करनी है उसके हिसाब से मेरा दिमाग यहां पे चल रहा है सर कि यहां पे जो 4 90 डिग्री मैं मार्क कर रहा हूं इनमें से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री साबित कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये इसके साथ परपेंडिकुलर साबित हो जाएगा। सेम हियर, यहां पे ये जो 4 90 डिग्री बनते हुए दिख रहे हैं इन चार में से किसी भी एक को 90 डिग्री साबित कर दूंगा, काम हो जाएगा सर। 90 डिग्री की कहानी दोनों जगह साबित हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने ये दिमाग लगाया तो एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ऑब्जर्व हुई। क्या ऑब्जर्व हुआ समझना। मुझे यहां पे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि सर ये जो इतना लाल वाला पोर्शन है ये पोर्शन मेरे बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, और इस पोर्शन पे सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। यही साबित करना है कि ये 90 डिग्री है सर। तो यहां पे ये जो 90 डिग्री साबित करना है सर, ये अगर हम साबित कर देते हैं, समझना, अगर हम ये 90 डिग्री साबित कर देते हैं सर तो कहानी ऐसी हो जाएगी कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। यानी कि ये बाइसेक्ट वाली कहानी साबित करने में अब दिक्कत ही नहीं है। तो हमने जो सोचा इससे मुझे यह पता चला 90 बाइसेक्ट 90 बाइसेक्ट दोनों चीजें दोनों जगह साबित करनी है। 90 और बाइसेक्ट दोनों चीजें दोनों जगह मुझे साबित करनी है। अब मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे पता लग रहा है कि अगर मैं दोनों जगह 90 डिग्री साबित कर देता हूं तो बाइसेक्ट के लिए तो मेहनत ही नहीं करनी है, क्योंकि सीधे यहां पे दिख रहा है कि जैसे ये 90 डिग्री साबित हो जाएगा तो सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है जो कि कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा। यानी अगर यह साबित होता है तो यह ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा। सेम कहानी यहां पे है कि अगर मैं यहां पे इन चारों में से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री साबित कर देता हूं तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दी कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। यानी ये छोटे वाले सर्कल के लिए ये वाला ट्रायंगल का साइड कॉर्ड का काम कर रहा है, तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा सर, ब्रेक कर देगा। तो अब एनालिसिस और आसान हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कुल मिला के बाइसेक्ट के लिए मेहनत ही नहीं करनी है।
90 डिग्री साबित हो गया तो बाइसेक्ट वाली कहानी तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी। तो अब यहां पे हमारा पूरा प्रूफ डेट किस बात पे घूम रहा है सर, कि मैं यहां पे इन चारों में से या फिर यहां पे इन चारों में से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री कैसे साबित करूं। यहां पे भी इन चारों में से किसी एक को 90 साबित करना है, यहां पे भी चारों में से किसी एक को 90 साबित करना है। तो कुल मिला के हमारा प्रूफ डेट कहां चला गया है, एंगल की कहानी पे चला गया है। अब खुद सोच के मेरे को बताइए कि सर्कल्स में क्या ऐसा जानते हो, क्या ऐसा पढ़ा है जो कि एंगल की कहानी दे देता है, उसमें भी स्पेशली 90 डिग्री दे देता है। इसके अलावा क्या सवाल के गिवन डेटा में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे 90 डिग्री आपको मिल जाए या फिर कह लो एंगल की कहानी मिल जाए। अब यहां पे मेरा फोकस एंगल की कहानी पे है, मुझे 90 डिग्री साबित करना है। तो मेरा सवाल आपसे है कि सर्कल में कुछ ऐसा पढ़ा है क्या आपने जो कि एंगल की कहानी पे बात करे, उसमें भी स्पेशली 90 डिग्री लेकर आए। अगेन यहां पे फिगर में कोई गिवन डेटा में आपको ऐसा कुछ मिल रहा है क्या जो कि एंगल की कहानी पे खेले। तो फट से आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर्कल्स में कुछ ऐसा पढ़ा है जो कि 90 डिग्री की स्पेशली कहानी लेके आता है। क्या पढ़ा है सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला रेडियस पढ़ा है, ये अपने साथ 90 डिग्री लेके आता है। अब देखो, अब जैसे ही आपने सोचा तो आपको दिमाग चला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस 90 डिग्री दे देगा। तो क्या फिगर में मुझे अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस दिख रहा है सर, इसको यहां पे हाईलाइट करके देखते हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये मेरे सर्कल के इस टेंजेंट पे क्या है सर, क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है सर कि ये जो है ये मेरे बड़े वाले सर्कल के रेडियस का काम कर रहा है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना हुआ है सर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला ये रेडियस है अपने साथ 90 डिग्री लेके आएगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस है अपने साथ 90 डिग्री लेके आया है सर। तो 90 डिग्री यहां पे मिल गया। इसी तरीके से मुझे यही कहानी इस तरफ भी दिख रही है, समझना। एक दूसरा कलर यूज करता हूं, रेड कलर। देखो यहां पे अगेन यहां पे दिख रहा है सर, छोटे वाले सर्कल के लिए बात की जाए तो छोटे वाले सर्कल के लिए यहां पे टैंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलरेडी रेडियस बना हुआ है सर, यानी कि ये भी अपने साथ 90 डिग्री लेके आ रहा है सर। यानी कि यहां पे ये भी अपने साथ 90 डिग्री लेके आ रहा है सर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस पे जैसे जैसे 90 डिग्री मिला वो हमने मार्क करके रख लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि यहां के 90 डिग्री का क्या करें, हमें तो यहां पे 90 डिग्री की जरूरत है। तो अगेन दिमाग लगाओ। तो दिमाग लगाने पे पता लग रहा है कि मुझे बोला गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइन की कहानी छिपी होती है जो कि मुझे एंगल की कहानी पे ले जाएगा, क्योंकि हमने अपने एनालिसिस में ही देख लिया था कि सर्कल में कुछ ऐसा पड़ा है एंगल की कहानी में जो कि 90 डिग्री दे दे। क्या गिवन डेटा में ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि एंगल की कहानी पे ले जाए? तो सर्कल में क्या पड़ा वो तो मिल गया। अब गिवन डेटा में जो पैरेललोग्राम की कहानी है जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, इसको कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां के 90 डिग्री से यहां पे पहुंचना है। दिमाग तुरंत चल रहा है, पैरेललोग्राम के पैरेलल लाइन की कहानी के लिए दिमाग लगाऊंगा, काम हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो मुझे क्या करना है, यहां से यहां के एंगल पे, अगेन यहां से यहां के एंगल पे पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या दिमाग लग रहा है, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या, बताइए। तो बिल्कुल आपको यहां पे अब पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स की इक्वालिटी दिखेगी। यहां पे दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखना सर। यहां पे देखो, तो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं सर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये लाइन मेरे पैरेललोग्राम में, अगेन मेरे पैरेललोग्राम में ये वाली जो लाइन है सर ये आपस में पैरेलल है। और यहां पे मुझे ये भी ऑब्जर्व हो रहा है सर, ये भी दिख रहा है कि इन पैरेलल लाइनों के बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बड़ी आसानी से यहां पे कह देंगे सर कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो यहां के 90 डिग्री से यहां पे पहुंच गए, यानी हमने इसको 90 डिग्री साबित कर दिया। एक बार ये 90 डिग्री साबित हो गया, उसके बाद अपने कॉर्ड वाले थ्योरम से ये बाइसेक्टर भी साबित हो गया। तो 90 डिग्री बाइसेक्टर दोनों साबित हो गया, जिससे ये मेरे ट्रायंगल के इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित हो गया। इसी तरीके से अगेन ऑब्जर्व करना। अब इसको अगर यहां से मैं रब कर दूं, इसको मैं यहां से रब कर दूं, अगेन आपको यहां पे दिखना चाहिए सर कि यहां पे सर ये और ये भी आपस में पैरेलल होंगे सर, ये और ये भी आपस में पैरेलल होंगे सर। और यहां पे ये जो पैरेलल है, इस कहानी में मुझे ये समझ में आ रहा है सर कि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान से देखिए, बिल्कुल कर रहा है सर। तो इन पैरेलल लाइनों के लिए अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या मैं ये नहीं कह दूंगा ये एंगल बराबर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस 90 डिग्री से यहां पे पहुंच गए, यानी कि अगेन इसकी मदद से मैंने इसको यहां पे 90 डिग्री प्रूव कर दिया। एक बार 90 डिग्री प्रूव कर दिया कॉर्ड वाले थ्योरम की मदद से, ये बाइसेक्टर भी प्रूव हो गया। अब ये 90 डिग्री भी है, ये बाइसेक्टर भी है, तो ये मेरे ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो ये वाला भी यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित हो गया। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सर्कमसेंटर कहलाता है सर। हो गया प्रूफ। तो देखो, देखने में ये प्रूफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर आप सोचते चलोगे ना तो बड़ी आसानी से आप सोच सकते हो, आप प्रूफ कर सकते हो। हम कहां गए? अपने सर्कमसेंटर के बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे गए, सोचना स्टार्ट किया, चीजों को अपने आप प्रूफ कर लिया। देखो, ज्योमेट्री की यही तो खासियत होती है, यही तो ज्योमेट्री का फायदा होता है कि हर चीज दिखने लगती है, आप फिगर को देखते हुए चीजों को एनालाइज करते हुए सोच सकते हो अपना रास्ता। ठीक है, तो यहां पे अब मैंने बहुत सक्सेसफुली चीजों को प्रूव कर दिया है। लिखने का तरीका क्या रहेगा सर? तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेडियस के बारे में बात करेंगे, 90 डिग्री की कहानी पता कर लेंगे। अब अपने पैरेललोग्राम के पैरेलल लाइंस की कहानी से उस 90 डिग्री से यहां के 90 डिग्री पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से पहुंच जाएंगे। एक बार 90 डिग्री साबित हो गए, उसके बाद अपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जिससे ये बाइसेक्ट होता हुआ प्रूव हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये जो लाइनें हैं ये परपेंडिकुलर भी है, ये बाइसेक्टर भी है, कुल मिला के ओवरऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वही मेरे ट्रायंगल का सर्कमसेंटर होता है। हो गया प्रूफ। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस कहानी को अच्छे तरीके से कॉपी पे लिखना आपका होमवर्क रहेगा। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिख लेना है, लिख लोगे आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल, और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तगड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सब्जेक्टिव के लिए। कहानी क्लियर हुई? सभी को क्लियर होनी चाहिए। फटाफट इतना कुछ अच्छे से नोट डाउन करो और अभी ही वीडियो पॉज करके अच्छे से सोल्यूशन लिख लेना, वरना अगर सोल्यूशन तुरंत नहीं लिखोगे, आगे बढ़ जाओगे तो सवाल में कैसे कैसे सोचा था ये आप भूल जाओगे। तो इस चीज को याद रखना, अभी वीडियो पॉज करके अच्छे से सोल्यूशन लिख लेना। सर क्लियर हो गया? कैसे ऑर्डर में लिखना है मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेडियस की बात की, जिससे 90 डिग्री आ गया। अब पैरेललोग्राम के पैरेलल लाइंस की बात की, जिसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से यहां पे 90 डिग्री प्रूव कर दिया। एक बार ये 90 डिग्री प्रूव हुआ, कॉर्ड की कहानी की मदद से ये बाइसेक्टर प्रूव हो गया। कुल मिला के मेरी लाइनें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों प्रूव हो गई। तो ये लाइनें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव हो गई। अब एक ट्रायंगल में मुझे अपने दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हाथी घोड़ा तो होगा नहीं, क्या होगा सर? सर्कमसेंटर ही होगा। कहानी होती है कंप्लीट, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक हमसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है सर तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में या तो 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगेन
इस पर्दे को देखकर समझ में आ रहा होगा कि अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है सर, तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है या फिर फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। आगे जाके जब आपको मैं फिगर डिस्क्लोज करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर फिगर के साथ पूछा जाता है, उस सिचुएशन में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो यहां पे अब यह सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है, उस सिचुएशन में सवाल की कहानी क्या रहने वाली है। इसके लिए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, 2 सर्कल्स विथ सेंटर्स A and B of radii 3 centimeter and 4 centimeter respectively intersect at 2 points C and D such that AC and BC are tangents to the 2 circles. Find the length of the common chord CD. अब फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे भी 2 सर्कल्स की कहानी है। 2 सर्कल्स की कैसी कहानी है, अब लफ्जों पे ध्यान देना। तो सवाल कह रहा है कि 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यह जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। सर्कल्स के सेंटर्स क्या है, यह भी बता दिया गया है। सर्कल्स के रेडियस क्या है, यह भी बता दिया गया है। अगेन आगे जाके सवाल यह कह रहा है कि हमने अपने दोनों सर्कल्स के लिए 2 टैंजेंट्स AC और BC ड्रॉ किए हैं। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे इस सिचुएशन के लिए कॉमन कॉर्ड CD की लेंथ पूछ रहा है, क्या होगी। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ। कहोगे सर बहुत हद तक क्लियर है, डायग्राम देख लेंगे तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्यूशन की कहानी पे चलते हैं। तो सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को सीखने वाले हैं। इस रिजल्ट की खासियत यह है सर कि ये जो रिजल्ट है इसको आप सीधे सीधे दूसरे सवालों में तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। इसके साथ साथ ये रिजल्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको ये वाला रिजल्ट प्रूव करने को दे दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखने वाले हैं। एक बार रिजल्ट की कहानी देख लेंगे, उसके बाद अपने सॉल्यूशन की कहानी पे आएंगे। तो अब रिजल्ट के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनना। तो कभी भी अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को ध्यान में रख सकते हैं। रिजल्ट यह कहता है कि इन सर्कल्स के इंटरसेक्शन वाली सिचुएशन में जो कॉमन कॉर्ड होता है, इस कॉमन कॉर्ड का दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है, यह लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या रिजल्ट मैंने बोला, समझना। तो ये जो रिजल्ट है सर, ये 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए क्या कहता है रिजल्ट। तो ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार है सर, मेरे दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो यहां पे मेरा रिजल्ट कहता है सर कि इस इंटरसेक्शन वाली सिचुएशन में मेरा ये वाला जो लाइन सेगमेंट होगा सेंटर को ज्वाइन करने वाला, ये लाइन सेगमेंट इस सिचुएशन के कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी कि सेंटर्स वाला ये जो लाइन सेगमेंट होगा, ये कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एक बहुत तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यानी कि इस चीज को अगर हम फिगर में ऑब्जर्व करें तो समझना। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के एक सेट को बना लेते हैं सर। तो ये मान लो एक सर्कल बनाया अपने सेट में, ये हमने अपने सेट में दूसरा सर्कल बनाया। दिख रहा है सर, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां का इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर, तो यहां और यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब समझना, यहां पे कहानी आ रही है कॉमन कॉर्ड की। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सिखा दिया है सर कि ज्योमेट्री में किसी भी टर्म के आगे कॉमन लग जाए तो इससे यह पता चलता है कि वो वाला जो टर्म है, वो वाली जो चीज है,
वो मल्टीपल फिगर्स में एक साथ एक ही तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। तो यहां पे कॉमन कॉर्ड पे चर्चा है, इससे यह क्लियर है कि मेरा जो कॉर्ड है ये दोनों ही सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। तो क्या यहां पे कॉमन कॉर्ड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। कैसे बनेगा सर? तो कह दोगे यही मेरे सिचुएशन का कॉमन कॉर्ड होगा, यानी कि अपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, यही लाइन सेगमेंट इन सर्कल्स के इंटरसेक्शन वाली सिचुएशन में कॉमन कॉर्ड है। क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि ये लाइन सेगमेंट इस बड़े वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रहा है, इसके साथ साथ यही लाइन सेगमेंट छोटे वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रहा है, यानी कि कंबाइंड वे में ये इस फिगर का कॉमन कॉर्ड हो गया। अब मान लो ये बड़े सर्कल का सेंटर हो गया, मान लो ये छोटे सर्कल का सेंटर हो गया। तो यहां पे करते ये हैं सर कि अपने दोनों सर्कल के सेंटर्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया तो मेरा रिजल्ट ये कहता है सर कि सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट मिलता है ना, इस सिचुएशन में ये लाइन सेगमेंट कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी कि सर ये लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ साथ ये लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देगा। तो मैथमेटिकली इस चीज को यहां पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं सर, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसके साथ साथ ये लाइन सेगमेंट मेरे कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देगा सर, यानी कि मैं कह दूंगा ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे सर। तो एक बहुत तगड़ा रिजल्ट इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए। सीधे याद रखना कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की कहानी में सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है, वो लाइन सेगमेंट आपके कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सीधे इस रिजल्ट को याद रखना, कॉपी पे नोट डाउन कर लो। तो रिजल्ट क्या है ये तो समझ गए सर। अब यहां पे ये सीखने की कोशिश करते हैं कि इस रिजल्ट को आखिर प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि प्रिंस सर ने बोला कि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये वाला रिजल्ट सीधे सीधे हमें प्रूफ करने को दे दे। तो इस कहानी को प्रूफ कैसे करना है, अब इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ की कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, तो कुल मिला के अब मुद्दा यह है कि मुझे क्या साबित करना है। मुझे यह साबित करना है कि ये जो पर्पल वाला लाइन सेगमेंट है, ये काले वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यही साबित करना है। तो अगर मुझे इस वाले लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित करना है, यानी कि सर साबित करने के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मुझे यह साबित करना होगा सर कि इन चारों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि दो लाइन सेगमेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये चारों के चारों एंगल्स क्या होंगे सर? 90 डिग्री होंगे। यानी घुमा फिरा के अगर मैं उल्टा बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे अपने इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को आपस में परपेंडिकुलर साबित करना है, उसके लिए मुझे इन चारों में से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री साबित करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी एक को 90 डिग्री साबित कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के तीन भी 90 साबित हो जाएंगे। तो यहां पे कैसे प्रूफ में बढ़ना चाहिए, इसके लिए दिमाग चल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको इसके साथ परपेंडिकुलर होगा यह साबित करना होगा, यानी कि मैथमेटिकली इस चीज को साबित करने के लिए मुझे इन चार एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री के बराबर साबित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुझे यह भी साबित करना पड़ेगा सर कि यह पार्ट और यह पार्ट आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि पार्ट्स की इक्वालिटी जब मैं साबित करूंगा तभी जाके अब मैं इनकी मदद से कंबाइंड वे में कह दूंगा कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर भी है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित करने के लिए क्या क्या मुझे अपने फिगर में करना पड़ेगा, ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगेन मेरा यहां पे दिमाग ये चला कि अरे भैया कुल मिला के ये है कॉर्ड, इस सर्कल के भी कॉर्ड है, इसका भी कॉर्ड है, कुल मिला के क्या है सर? ये कॉमन कॉर्ड भी तो कॉर्ड ही है ना सर।
तो यह है कॉर्ड, और कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, कॉर्ड पे 90 डिग्री की कहानी है। फट से दिमाग में हिट करता है कि कॉर्ड के बाइसेक्ट होने के लिए कॉर्ड से रिलेटेड 90 डिग्री की कहानी में हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉपर्टी ये जानते हैं सर कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो फट से मेरा दिमाग चल रहा है सर कि मुझे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित करने के लिए ये दोनों चीजें साबित करनी थी। अब मुझे जो अपने कॉर्ड पे बाइसेक्ट होने की और 90 डिग्री की कहानी दिखी, ये कहानी सेंटर से ही तो दिख रही है। मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है सर कि ये जो कहानी जा रही है ये इधर से भी सेंटर से ही जा रही है। तो कुल मिला के मेरा दिमाग चल रहा है कि अरे यार, अगर मैं परपेंडिकुलर साबित कर देता हूं तो बाइसेक्टर तो अपने आप ही साबित हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर साबित कर दिया, अब आपकी मर्जी है, या तो इधर से बोल दो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब मेरा प्रूफ दैट और आसान हो गया है। बाइसेक्टर के लिए तो दिमाग लगाना ही नहीं है, अब मेरा पूरा फोकस 90 डिग्री साबित करने में है सर। यानी कि अब मैं यहां पे फाइनली ये सोच रहा हूं कि इन चारों में से किसी भी एक एंगल को आखिर 90 डिग्री में कैसे साबित करूं। अब इसी चीज के लिए मुझे यहां पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना चाहिए? तो आप कहोगे कि मुझे जो साबित करना है उसके हिसाब से मुझे कहीं से एंगल की कहानी चाहिए या फिर कहीं से डायरेक्टली 90 डिग्री की कहानी चाहिए। यही कहोगे सर, इसी चीज की तो आपको जरूरत है इस वाली चीज को साबित करने के लिए। अब इसके लिए दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो कहोगे सर कि टेंजेंट नहीं बने हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो वो वाला रेडियस अपने साथ एक 90 डिग्री लेके आता, जो कि हो सकता है मेरे सवाल के एनालिसिस को आसान बना देता। लेकिन क्या यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कहानी है ही नहीं सर, टेंजेंट ही नहीं है, तो यहां पे ये वाली कहानी तो इस्तेमाल की नहीं जा सकती सर। इसके अलावा यहां पे फिगर को देख के पता लग रहा है कि कहीं से भी गिवन डेटा के फॉर्म में या फिर एनालाइज वाले डेटा के फॉर्म में कोई एंगल की कहानी भी नहीं मिल रही है। यानी कोई भी दिमाग नहीं लग पा रहा है जो कि मुझे एंगल के रास्ते पे ले जाए या फिर सीधे सीधे कहीं से 90 डिग्री लाके दे दे। तो क्या किया जाए अब मेरे को बताओ सोच के, क्योंकि हमने जब सोचना स्टार्ट किया तो अब इस पॉइंट पे आके अटक गए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि एंगल की कहानी दे दे या सीधे सीधे 90 डिग्री की कहानी दे दे। तो अब क्या किया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए? इस फिगर को देख के कुछ पता लग रहा है क्या? अब देखो क्या दिमाग लगाना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि एक लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यह साबित करने के तुमने कितने रास्ते सीख लिए, कितने रास्ते जानते हो? तो तुम कहोगे सर बहुत सारे रास्ते जानते हैं। अब इतने बहुत सारे रास्तों में से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक रास्ता होता है जो कि बहुत फेमस है, मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होता है। कौन सा रास्ता समझना? तो रास्ता कुछ इस प्रकार होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम ऐसा दिमाग लगाते हैं कई बार उस रास्ते में कि हम इस सिचुएशन में इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल साबित कर दे, क्योंकि अगर मैं ये वाले एंगल्स की इक्वालिटी साबित कर दूंगा तो मान लो रैंडमली इसको x डिग्री का कहूंगा तो ये भी x डिग्री का हो जाएगा। अब 2x मिलके 180 डिग्री तो साबित हो तो गया x बराबर 90 डिग्री, यानी कुल मिला के परपेंडिकुलर साबित करना था। तो परपेंडिकुलर साबित करने के बहुत सारे रास्तों में से आपने इतने सवालों के एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया होगा कि ये वाला जो रास्ता होता है बहुत फेमस रास्ता होता है। अगेन इस रास्ते की एक खास बात है, खास बात यह है सर कि कोई भी ऐसा सवाल है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये अगर मुझे साबित करना है और मुझे ऑलरेडी
कहीं से भी कोई एंगल की कहानी नहीं मिल रही है, इस टाइप के सिचुएशन में तो सबसे ज्यादा इस रास्ते का इस्तेमाल होता है। यानी कि मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं से भी गिवन डेटा के फॉर्म में अगर मुझे एंगल की कहानी नहीं मिल पा रही और तब मुझे 90 डिग्री की ये वाली कहानी साबित करनी है, तब तो मैक्सिमम केसेस में इस फेमस रास्ते का इस्तेमाल होता हुआ मैं देखता हूं। अब यहां पे बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन है, कहीं से भी कोई ना 90 डिग्री की कहानी मिल रही है ना एंगल की कहानी मिल रही है। तो मेरा दिमाग चल रहा है कि एक तो ये फेवरेबल वाली सिचुएशन, उसके अलावा हमारा ये परपेंडिकुलर साबित करने का फेमस वाला रास्ता, जरूर ये रास्ता काम करना चाहिए। अब अगर इस रास्ते को यहां पे काम करवाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है सर? तो कह दोगे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सर कि ये एंगल बराबर साबित कर दो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सर ये एंगल बराबर साबित कर दो, या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सर ये एंगल बराबर साबित कर दो, या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सर ये एंगल बराबर साबित कर दो। तो कुल मिला के इस वाले मेथड को अप्लाई करने के लिए यही सारी पॉसिबिलिटीज मुझे दिखती है, या तो इसको बराबर, या तो इसको बराबर, या तो इसको बराबर, या इसको बराबर। अब इन एनी सिचुएशन, इन एनी ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज, एनी ऑफ दिस सिचुएशंस, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज अगेन ऑब्जर्व हो रही है कि मुझे यहां पे आगे बढ़ने के लिए दो एंगल्स की इक्वालिटी पे बात करनी है, जबकि मेरे पास कहीं से भी एंगल की इक्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है। तो एंगल्स की इक्वालिटी पे बात करनी है और गिवन डेटा में एंगल की कोई भी कहानी ही नहीं है। क्या दिमाग लगाया जाए, क्या किया जाए? अगेन यहां पे एक चीज बता रहा हूं, समझना। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी अगर मुझे दो एंगल्स की इक्वालिटी पे बात करनी हो या फिर दो पार्ट्स की इक्वालिटी पे बात करनी हो, तो मैक्सिमम केसेस में हमें ऐसा ऑब्जर्व हो जाता है कि अगर ये कहानी दो ट्रायंगल्स में फिट हो जाए तो हम अपने ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के बाद अपने एंगल वाली या फिर पार्ट वाली कहानी को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गिवन डेटा में एंगल की कोई कहानी है नहीं, ना ही एनालिसिस से कोई एंगल की कहानी आ रही है, और मुझे यहां पे दो एंगल्स की इक्वालिटी पे बात करनी है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमने बहुत सारे सवालों में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे दो एंगल्स की इक्वालिटी पे बात करनी है या फिर दो पार्ट्स की इक्वालिटी में बात करनी है, तो एक फेमस रास्ता यह भी होता है कि इस कहानी को मैं यह सोचने की कोशिश करता हूं कि क्या ये किसी तरीके से दो ट्रायंगल्स में फिट हो जाएंगे क्या? क्योंकि अगर ये दो ट्रायंगल्स में फिट हो जाएंगे तो ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के बाद अपनी कहानी को प्रूव किया जा सकता है। और ये जो ट्रायंगल्स पे सोचने का तरीका होता है, ये तरीका खासकर उस सिचुएशन में ज्यादा बेहतर काम करता है जहां पे हमारे पास सीधे सीधे गिवन डेटा के फॉर्म में कुछ ऐसा हो ही ना जो कि सीधे एंगल पे या सीधे पार्ट पे ले जाए। कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पे आपको अपने गिवन डेटा में ना ही सीधे सीधे एंगल की कहानी मिले, ना ही सीधे सीधे पार्ट्स की कहानी मिले, और आपको इक्वालिटी पे सोचना हो, तो ये एक बड़ा फेमस रास्ता होता है कि इस कहानी को आप दो ट्रायंगल्स में फिट करने की कोशिश करते हो। क्योंकि अगर ये फिट हो जाए और अपने ट्रायंगल्स को हम सक्सेसफुली कंपेयर कर पाए तो हमारा काम हो जाता है सर। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अपने फिगर को देखा, तो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मुझे जो साबित करना है एंगल की कहानी, उसके लिए क्या मैं अपने एंगल्स को कुछ ट्रायंगल्स में फिट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पे फटाफट आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर अगर मैं यहां पे अपने सर्कल के सेंटर्स को, अगर मैं सर अपने सर्कल के सेंटर्स को इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो मुझे ढेर सारे यहां पे क्या मिल जाएंगे? एंगल्स मिल जाएंगे सर। यहां पे मुझे ढेर सारे ट्रायंगल्स मिल जाएंगे सर।
तो यहां पे मुझे कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4, इसके अलावा ये 5 और ये 6 ट्रायंगल्स मिल गए। तो कंपेयर करने के लिए बहुत सारे ट्रायंगल्स का रास्ता मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब देखो सर, ट्रायंगल्स वाले रास्ते पे जाना चाहिए, ट्रायंगल्स को कंपेयर करने की जरूरत पड़ने वाली है। इस सोच पे कंफर्मेशन एक और हिंट से मिलता है। हिंट ऐसा है कि मुझे जो अपने एंगल्स की कहानी साबित करनी है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ज्वाइन कर देंगे तो एक कॉमन साइड तो सीधे सीधे मिल जाता है। तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि अगर कॉमन साइड के बिल्कुल अगल बगल इक्वालिटी पे बात करनी है तो ये ट्रायंगल्स वाला तरीका बड़ा कारगर तरीका होता है। अब ये कोई आपको टीचर बताएगा नहीं, ये आपके प्रैक्टिस से आप सीखते हो कि कहीं मुझे ऑब्जर्व हो जाए कि जो एंगल्स की क्वालिटी पे बात करनी है वो एक ही लाइन सेगमेंट के अगल बगल है, तो वो कॉमन साइड की तरह बिहेव कर सकता है ट्रायंगल्स में फिट करने के बाद चीजों को। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़ में आना चाहिए। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को फिगर में ऑब्जर्व करके ये कंफर्म हो जाता है कि हम जो अपना ट्रायंगल्स वाला रास्ता चुनना चाह रहे हैं ये रास्ता हमें अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। अब यहां पे मुद्दा ये है सर कि ट्रायंगल्स मिल गए, बहुत सारे ट्रायंगल्स मिल गए। अब मुझे जिन पार्ट्स की क्वालिटी पे बात करनी है, जिन एंगल्स की क्वालिटी पे बात करनी है, वो आखिर किन ट्रायंगल्स में फिट हो रहे हैं, क्योंकि जिन ट्रायंगल्स में फिट होंगे उन्हीं को कंपेयर करना होगा। तो हमने ये देख लिया सर, एंगल की कहानी पे दिमाग लगाना है, तो इस पार्ट की कहानी को तो पहले मिटा ही देता हूं। तो एंगल कहानी के लिए दिमाग लगाया जाए तो मुझे दिख रहा है सर, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल की कहानी आ रही है, इस छोटे वाले में एंगल की कहानी आ रही है, इस वाले में भी एंगल की कहानी आ रही है, इस वाले छोटे में भी एंगल की कहानी आ रही है, बड़े वाले में कहीं पे भी एंगल की कहानी नहीं आ रही है। तो मेरा दिमाग चल रहा है कि छोटे वाले ट्रायंगल्स को ही कंपेयर करना पड़ेगा। अब किस ट्रायंगल्स को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हर छोटे ट्रायंगल में एंगल की कहानी फिट हो जा रही है, तो किसको कंपेयर करना चाहिए। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। अगेन फिगर में आपको सिमेट्री दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा सर कि इस लाइन सेगमेंट के अबाउट ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। तो अगर ऊपर नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल एक जैसे फिगर्स हैं तो ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल्स भी तो एक जैसे बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। अब बुद्धिमानी वाली बात है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स को अगर कंपेयर करने के लिए सोचेंगे तो सोचना काफी आसान रहेगा, क्योंकि मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए साइड और एंगल का काफी सारा डेटा मिल जाएगा। ऑब्वियस ही बात है सर, अगर आपके पास ये चॉइस है कि दो रैंडमली कहीं के भी ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं या फिर दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, तो दो सिमेट्रिकल को सेलेक्ट करिए, क्योंकि नाम ही है वो सिमेट्रिकल है, एक जैसे दिखने वाले हैं। तो बहुत सारे साइड एंगल की इक्वालिटी तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी सर। तो अब ये जो हमने सोचा उसके हिसाब से मेरा दिमाग चल रहा है, ये दोनों छोटे आपस में सिमेट्रिकल या फिर ये दोनों छोटे आपस में सिमेट्रिकल। तो मुद्दा ये है, इसको कंपेयर करके काम करें या फिर इसको कंपेयर करके काम करें, तो आपकी मर्जी, आप किसको कंपेयर करना चाहते हो, किसी को भी कंपेयर करके देखो। तो मान लो सबसे पहले कंपैरिजन के लिए चूंकि मुझे दिख रहा है कि सेम शेप और साइज दोनों के हैं, तो कंग्रुएंसी के लिए पहले दिमाग लगाते हैं। मान लो इन छोटे वाले के लिए कंग्रुएंसी का दिमाग लगा रहे हैं, तो इन छोटे वालों में अब ये दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब चूंकि इन छोटों में दिमाग लगा रहे हैं तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो इन छोटे वाले में दिमाग लगा रहे हैं कि साइड एंगल का क्या क्या डेटा मुझे मिल जाएगा। तो देखो क्या दिमाग चल रहा है, समझना। तो यहां पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, ये कॉमन साइड की तरह बिहेव कर रहा है, एक एस मिल गया। उसके अलावा सर ये इसके बराबर, समझना, ये इसके बराबर, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये इसी सर्कल के लिए रेडियस का काम कर रही है, और एक ही सर्कल में कितने भी रेडियस बना लो सबकी लेंथ इक्वल होगी। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एक और मेरे पास है, एस मिल गया सर। अब मेरा दिमाग चल रहा है, दो एस वाला या तो मैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया जानता हूं या तो सास बहु क्राइटेरिया जानता हूं। अब सास बहु के लगने के लिए इंक्लूडेड एंगल मुझे मिलना चाहिए। अब समझना, तो इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा। क्या मुझे इन एंगल्स के बारे में कोई भी जानकारी है? नहीं है सर, यानी सास बहु क्राइटेरिया हो गया फेल। अब
ट्रिपल एस काम करेगा क्या, चेक करके देखते हैं। तो ये इसके बराबर, अच्छी बात है, ये साइड कॉमन। अब ये इसके बराबर, तो मुझे क्या करना है, साबित ही आगे जाके करना है सर, यानी ये चीज तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो ट्रिपल एस भी फेल। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानेंगे, एंगल का डेटा ढूंढते हैं। तो एंगल का डेटा ढूंढा जाए तो एक एंगल का डेटा मिल जाता है, मुझे दिख रहा है सर, ये ओवरऑल ट्रायंगल हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये इसके बराबर। अब चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये यहां का एंगल और ये यहां का एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया सर। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल की इस एंगल के बराबर आ गया है सर। तो यहां पे अब मुझे ये समझ में आ रहा है सर कि एंगल का डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन ये एंगल का डेटा SAS के साथ फिट नहीं किया जा सकता है। मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंग्रुएंसी में AA क्राइटेरिया भी तो काम करता है, इसको लगा के देखते हैं। तो AA के काम करने के लिए दो एंगल मिलने चाहिए, मिला मुझे एक ही एंगल का सेट, ये भी फेल हो गया। मतलब साइड एंगल के लिए जितने क्राइटेरिया पे सोच सकता था कंग्रुएंसी के लिए, सब कुछ सोच के देखा, कुल मिला के मिल बहुत कुछ रहा है, लेकिन एक क्राइटेरिया में कुछ भी सेट हो जाए ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है सर। मतलब या तो साइड के लिए या तो एंगल के एक एक्स्ट्रा डेटा के लिए अटक जा रहे हैं। यानी अब मेरा दिमाग चल रहा है सर, अवेलेबल डेटा इज नॉट एनफ टू प्रूव दीज ट्रायंगल्स कंग्रुएंट। ठीक है सर, यानी जितना डेटा मुझे मिल रहा है वो उतना एनफ नहीं है। अब मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनको चेक करके देखते हैं। इन छोटे ट्रायंगल्स को चेक करोगे अकेन वही प्रॉब्लम आएगी सर। ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया, ये इसके बराबर, क्योंकि ये क्या है सर, दोनों ही सर्कल, ये इस सर्कल में ये दोनों लाइन सेगमेंट रेडियस का काम कर रहे हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये इसके बराबर, ये कॉमन, 2s यहां पे भी मिल गया। लेकिन 2s मिलने के बाद भी प्रॉब्लम ये है सर कि ये इंक्लूडेड एंगल है जिसकी इक्वालिटी मुझे पता तो है नहीं सर, तो इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो SS लगने से रहा। ट्रिपल एस लगा नहीं सकते क्योंकि इसके बारे में अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं, इसको तो मुझे साबित ही करना है सर। अगेन एंगल की कोई और कहानी ढूंढेंगे तो ये एंगल इसके बराबर है, ये मिल जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन एक अकेले एंगल से काम भी नहीं होगा क्योंकि ये इंक्लूडेड एंगल है नहीं सर। तो यहां से भी कहानी फंस जा रही है। तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, इस सेट के लिए बात करें या फिर इस सेट के लिए, दोनों ही सेट में उतना साइड एंगल का डेटा है ही नहीं जिससे कंग्रुएंट किया जा सके। तो क्या दिमाग लगाए। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि कुछ और साइड एंगल का डेटा जो कम पड़ रहा है कहीं और से मिल जाता, भैया काम हो जाता। तो कहीं और से साइड एंगल का डेटा कहां से मिल सकता है, तो तुरंत आपको मेरी बात रिकॉल होनी चाहिए कि इसके अबाउट जब हमने सिमेट्री की बात की, ये छोटे वाले सिमेट्रिकल, ये छोटे वाले सिमेट्रिकल और ये बड़े वाले भी सिमेट्रिकल। अगेन आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि ये जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं, इन्हीं बड़े वाले ट्रायंगल्स के अंदर छोटे वाले ट्रायंगल छिपे हुए हैं। यानी कि बड़े वाले को अगर कंपेयर करके एंगल साइड का इस तरफ का या इस तरफ का डेटा निकाल लेते हैं तो काम हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले बड़े वाले के अंदर है। मान लो मैं इस तरफ से सोचने की कोशिश करता तो मेरा दिमाग चल रहा है बड़े वालों को कंपेयर करने के बाद इस साइड में कोई साइड का या एंगल का एक्स्ट्रा डेटा मिल जाता, भैया मजा आ जाता, क्योंकि जो डेटा कम पड़ रहा था उस डेटा को फुलफिल कर लेते। आप अगर इन ट्रायंगल से दिमाग लगाते तो आप कहते सर कि बड़े वाले ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के बाद इस साइड का कोई साइड या एंगल का डेटा मिल जाता, काम हो जाता, जो डेटा कम पड़ रहा था उसको इस्तेमाल कर लेते। यानी कि अब मेरा दिमाग चल रहा है यहां पे कि जो डेटा कम पड़ रहा है उसकी पूर्ति कहां से की जाएगी, उसके लिए अपने बड़े वाले ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो अब अपने बड़े वाले ट्रायंगल्स के लिए कंग्रुएंसी पे दिमाग लगाते हैं, समझिएगा यहां पे। अब ये जो दोनों बड़े ट्रायंगल्स है ना सर, इनको अगर मैं कंग्रुएंसी के रास्ते से सोचूं ना तो कंपेयर करना बहुत आसान है। यहीं पे चीजें दिख रही हैं, मुझे दिख रहा है सर दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन, एक S मिल गया। उसके अलावा सर इस वाले ट्रायंगल का ये साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड इक्वल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक और मिस मिल गया। अगेन कह दोगे इस वाले ट्रायंगल का ये साइड, इस वाले ट्रायंगल का ये साइड, ये भी आपस में इक्वल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ट्रिपल S से मेरे ट्रायंगल्स कंग्रुएंट साबित हो गए।
अब एक बार कंग्रुएंट साबित हो गए तो जरूरत के हिसाब से बहुत सारी कहानी पता कर सकते हो। तो कुल मिला के एंगल की कहानी में मेनली दिक्कत हो रही थी क्योंकि इंक्लूडेड वाला एंगल नहीं मिल पा रहा था सर, अब वो मिल जाएगा यहां से, समझे यहां पे। तो यहां पे अगर एंगल की कहानी पे सीपीसीडी से बात करूं तो अपने इन बड़े ट्रायंगल्स में ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं, समझना बात को, कि सर ये एंगल इसके बराबर सीपीसीडी से, अगेन सीपीसीडी से ये एंगल इसके बराबर, अगेन सीपीसीडी से ये एंगल इसके बराबर मैं बोल सकता हूं सर। जरूरत के हिसाब से किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखो यहां पे, तो अब आपकी मर्जी है कि आप जो छोटे ट्रायंगल्स पे बात करने वाले हो वो इस सेट के लिए करोगे या इस सेट के लिए, मैंने आप पे छोड़ा सर। यहां से भी करोगे तो काम हो जाएगा, यहां से भी, दोनों तरीके से देख लेते हैं। मान लो तुम इन ट्रायंगल्स का सेट अब सेलेक्ट करते, इन पे तुम वापस आए। अब इन पे जब आप वापस आए सर, तो ये साइड कॉमन, एक एस मिल गया, ये इसके बराबर एक और एस मिल गया। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यही एंगल्स की तो इक्वालिटी नहीं थी पहले, अब मिल गई है। एस से मेरे क्या हो गए सर, ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। या फिर आप चाहते इधर भी यही काम कर सकते थे, ये इसके बराबर, ये कॉमन, दोनों के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल पहले नहीं था, अब मिल गया है। ऐसे इनको भी कंग्रुएंट कर सकते थे। अब इस सेट को कंग्रुएंट कर दो या फिर इस सेट को, वहां से सीपीसीटी से आप तुरंत ये कह दोगे सर, अगर इस सेट को कंग्रुएंट करोगे तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर, बस काम हो गया। अगर इधर के सेट को कंग्रुएंट करते तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर, हो गया काम सर, सिंपल। तो एक बार सीपीसीटी से ये साबित कर दिया, या तो इस तरफ या तो इस तरफ काम कर लो। मान लो तुम इस तरफ काम करते हो तो इस हिसाब से अगर एंगल्स इक्वल है, इसको x डिग्री का कह दोगे, ये भी x हो जाएगा। तो x और x मिलके 2x, और ये क्या है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री। कर तो दिया साबित। एक भी एंगल मैंने बोला था 90 साबित हो गया, चारों एंगल 90 साबित हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये आपने साबित कर दिया सर। और एक बार परपेंडिकुलर साबित कर दिया, अब कॉर्ड वाले थ्योरम की मदद से बाइसेक्टर भी साबित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाइसेक्टर एक और तरीके से दिमाग लगा सकते थे। अब आपका दिमाग यहीं पे चलना चाहिए कि मुझे यहां पे जिन पार्ट्स के इक्वालिटी पे बात करनी है, ये पार्ट्स तो मेरे इन ट्रायंगल्स में फिट भी हो रहे हैं। तो आप चाहते तो सीधे सीधे सीपीसीडी से ये पार्ट इसके बराबर है, ऐसे बोल के भी बाइसेक्टर साबित कर सकते थे। ये भी एक रास्ता हो सकता था सर। तो कंग्रुएंसी से कैसे कैसे पूरा सोचना है मैंने सिखाया। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा समझना, आपका होमवर्क रहेगा सिमिलैरिटी के लिए दिमाग लगाना, कि क्या मैं सिमिलैरिटी के लिए सोच सकता हूं। तो सिमिलैरिटी के लिए सोचूंगा तो कैसे कैसे सोचूंगा, बड़े वालों को कैसे सिमिलर करूंगा, किस क्राइटेरिया से, उसके बाद अपने हिसाब से छोटे वाले ट्रायंगल्स का सेट सेलेक्ट करके उनको कैसे सिमिलर साबित करूंगा। तो सिमिलैरिटी के रास्ते से इसी सेम वाली चीज पे को प्रूव करना आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क को नोट डाउन कर लीजिए सर, ठीक है। तो एक बहुत तगड़ा रिजल्ट सीखा, इस रिजल्ट को प्रूव कैसे करना ये भी सीखा। अब देखो कहने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसा कि दूसरे मैथ्स के टीचर्स करते हैं कि फटाफट आएंगे इस रिजल्ट में कहेंगे कि देखो बेटा कैसे बनेगा, देखो बेटी कैसे बनेगा। कुछ नहीं करूंगा मैं, यहां पे फटाफट इसको ज्वाइन कर लूंगा, इसको कर लूंगा, इसको कर लूंगा, इसको कर लूंगा, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट साबित कर दूंगा, सीपीसीडी से प्रूव कर दूंगा, रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। कहने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट में यह बात मैंने आपको बता दी, तो लेक्चर छोटा हो गया। लेकिन क्या इतनी कहानी तुम समझ पाते हो? वहां पे तुमने क्या किया, तुमने रट लिया। सर ने बोला या मैडम ने बोला ऐसा ऐसा है, तुमने रट लिया। अब ये रटा हुआ याद रह जाए क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब आपने चूंकि सोचने का रास्ता डेवलप कर लिया कि सर ने कैसे कैसे मुझे सोचने को कहा, कैसे कैसे दिमाग लगाने को कहा, तो अगर मैं रास्ता भूल भी जाऊं एग्जाम में तो सोचने का तरीका सर ने सिखाया है, मैं तरीके से वहां तक पहुंच सकता हूं। कुल मिला के एग्जाम का एक सवाल नहीं छूटेगा अगर आपको सोचने का रास्ता आता है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहां पे सीखना है। तो सोचने का रास्ता बताए, इसलिए चीजें थोड़ी बड़ी हुई कि कैसे कैसे सोचा, कैसे कैसे ट्रायंगल्स तक पहुंचे, कैसे कैसे उन ट्रायंगल्स को अब कंग्रुएंट करना रहा या फिर सिमिलैरिटी के रास्ते से सोचा, कैसे कैसे सोचना, एक प्रॉपर पूरी मेथोडोलॉजी हमने सीखी।
क्योंकि क्या करना, अगर इस पे बात करूं तो 1 मिनट भी मुझे बोलने में नहीं लगा, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, बन गया सवाल। तो ये बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। चैलेंजिंग ये होता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है कि यही वाली चीज करनी है, ऐसे ही सोचना है, यही तो हमें सीखना है एज स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो लेक्चर जो बड़े होते हैं क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सर्कल्स के लिए निश्चिंत रहें, 1 और 2 लेक्चर बचे हैं, उसके बाद सर्कल्स खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। अब देखो यहां पे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और रिजल्ट का प्रूफ हमने देख लिया। रिजल्ट हमने ये सीखा कि कभी भी अगर 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हो तो हम हमेशा इस सिचुएशन में एक रिजल्ट ये याद रख सकते हैं कि सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो लाइन सेगमेंट कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सर रिजल्ट हमने ये सीखा, इसको कैसे प्रूव करना है ये भी हमने सीखा। अब लौटते हैं सवाल पे। यहां पे अब सवाल की कहानी यहां पे देखेंगे, समझना, ध्यान से कहानी को सुनना। देखो तो सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लिया था सर। अब हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा, जो कहानी देखी, उसके मदद से फिगर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो फिगर की कहानी को ध्यान से सुनना। तो सवाल में 2 सर्कल्स की कहानी है। कैसी कहानी है? तो 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि फिगर कैसे बनेगा ये मुझे पता है। अब समझना सर, दोनों सर्कल के रेडियस दे दिए गए हैं। अगर नहीं दिए जाते तो क्या सिखाया था? सिखाया था अगर नहीं दिए जाते तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि दोनों सर्कल के साइज अलग अलग है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। यहां तो दे ही दिया गया है रेडियस। यहीं से क्लियर हो रहा है कि एक रेडियस बड़ी क्वांटिटी का है, एक रेडियस छोटी क्वांटिटी का है, यानी कि एक बड़ा सर्कल होगा, एक छोटा सर्कल होगा। बना लेते हैं फटाफट 2 अनइक्वल साइज के इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो यहां पे अनइक्वल साइज के, बड़े ध्यान से, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बना लेते हैं सर। तो एक बड़ा वाला सर्कल बना लिया और एक छोटा वाला सर्कल यहां पे बना लेते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, बहुत ध्यान से, सावधानी से। ये बना लिया सर, क्लियर है? अब देखो यहां पे तो सर सर्कल्स ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं अनइक्वल साइज के, उसके कारण इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं? कह दोगे सर एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। अब सवाल ने यहां पे मुझे अपने सर्कल के सेंटर्स के बारे में जानकारी दे दी है। तो यहां पे सबसे पहले अपने सर्कल के सेंटर्स को हाईलाइट कर लेते हैं। मान लो छोटे वाले का यहां कहीं सेंटर होगा, मान लो बड़े वाले का सर यहां कहीं पे सेंटर होगा। ठीक है, यहां कहीं पे मान लो सेंटर को हाईलाइट कर लेते हैं। कर लिया सर हाईलाइट। अब मुद्दा यह है सर कि मुझे गिवन है कि सर्कल के सेंटर है ए और बी। तो बड़े वाले का ए माने, छोटे वाले का बी माने, कि छोटे वाले का ए माने, बड़े वाले का बी माने, ये कैसे क्लियर होगा? तो ये क्लियर करेगा ये रेस्पेक्टिवली। ध्यान देना, डिकोड करोगे तो ये पहला, ये दूसरा, इधर से ये पहला, ये दूसरा, पहले का कॉम्बो पहले के साथ, यानी कि जो 3 रेडियस वाला सर्कल है उसका सेंटर ए होना चाहिए सर। जो 3 रेडियस वाला सर्कल है उसका सेंटर ए होना चाहिए सर, यानी कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर ए होना चाहिए सर। तो इससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर बी होना चाहिए। तो कहां ए मानना है, कहां बी, अपने मर्जी से कहीं मत मान लेना। क्लियर किया गया है किसको क्या मानना है। अब देखो आगे। तो अभी फिलहाल फिगर में रेडियस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब जरूरत लगेगी तब करेंगे सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है सर कि मेरे सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं बता दिया गया है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं सी और डी। अब स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसको सी माने इसको डी, या फिर इसको सी माने इसको डी। क्या जवाब होगा सर? तो आपकी मर्जी है किसको सी किसको डी मानना चाहते हो। मान लो मैं रैंडमली इसको सी मान लेता हूं, इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को डी मान लेता हूं। आप उल्टा भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो आगे। अब ये करने के बाद आगे की कहानी क्या है समझना। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मेरे सर्कल के लिए 2 टैंजेंट्स AC और BC ड्रॉ किए गए हैं। अब टैंजेंट्स के नाम क्या है? AC और BC। और मैंने आपको ये चीज हमेशा बताई है कि कभी भी टैंजेंट्स के नाम गिवन हो तो डिफॉल्ट तरीके से ये दिमाग में रखना कि नॉर्मली एक स्पेसिफाइड पॉइंट आएगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नामकरण में आएगा। जनरली यही दिखता है सर। अब देखो यहां पे, अब इस नामकरण को देखें और अपने फिगर को देखें तो कहोगे सर ये जो नाम में A और B है ये भी मुझे यहां पे दिख रहा है, और नाम का जो ये C है
ये भी मुझे दिख रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि मुझे अपने टेंजेंट्स का ये नाम रखना है। एक टेंजेंट का नाम होना चाहिए ए सी। ए दिख रहा है, सी दिख रहा है। कॉमन सेंस से क्लियर हो रहा है सर कि मेरा यहां पे जो टेंजेंट ए सी बनने वाला है वो बड़े वाले सर्कल के लिए सी पे टेंजेंट होने वाला है। इससे ये क्लियर है कि मेरा ये जो टेंजेंट है ये बड़े वाले सर्कल के लिए सी पे टेंजेंट होने वाला है। दिमाग लगाइए, यहां पे टेंजेंट होना चाहिए एसी। अब एसी टेंजेंट छोटे वाले सर्कल के लिए तो हो नहीं सकता, होगा तो बड़े वाले के लिए होगा। तो बड़े वाले के लिए होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहने वाला है सर? सी रहना चाहिए। ये मुझे क्लियर हो रहा है। अब आप कह सकते हो ना सर कि सर ए और सी को ज्वाइन कर दें तो क्या गारंटी है कि टेंजेंट ही बनता? हो सकता था ऐसे पार करके निकल जाता था, सही बात है, ऐसा हो सकता था। लेकिन सवाल ने इस तरीके का रेडियस का डेटा दिया है कि ऐसा फिगर में हो रहा है कि जब आप ए सी को ज्वाइन करोगे तो ये बकायदा टेंजेंट का काम कर रहा है। बकायदा पॉइंट सी बड़े वाले सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जा रहा है। ऐसी सिचुएशन ही है सवाल की। तो टेंजेंट एसी पहले बना लेते हैं। तो यहां पे टेंजेंट एसी हमने बना लिया। अब देखो, मैं चाहूं तो इधर भी आगे जा सकता हूं, इधर भी आगे जा सकता हूं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, आपने ये ऑब्जर्व किया है सर कि स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इधर उधर की जो भी टेंजेंट की कहानी होती है वो जनरली इस्तेमाल होती नहीं है। तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत भी नहीं है सर। ठीक, तो टेंजेंट एसी बना लिया। इसी तरीके से आपको टेंजेंट बीसी के बारे में क्लियर हो गया होगा कि टेंजेंट बीसी जो बनाएंगे सर वो बड़े वाले के लिए तो टेंजेंट हो नहीं सकता। किसका टेंजेंट बन सकता है? छोटे वाले का ही बनेगा। यानी कि ये जो बीसी बनेगा ये इस तरीके से बनेगा कि पॉइंट सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। यानी कि ये बीसी इस तरीके से बनेगा सर कि पॉइंट सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा सर। ये कहानी क्लियर हो रही है? क्लियर होनी चाहिए। यानी कि ये जो है ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। बीसी छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, सच दैट पॉइंट सी छोटे वाले सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर। तो ये कहानी सभी को क्लियर हो रही है? क्लियर होनी चाहिए। तो कुल मिला के अब आपको यहां पे ये समझ में आना चाहिए सर कि पॉइंट सी जो है ये बड़े वाले के लिए भी ये छोटे वाले के लिए भी, दोनों के लिए ये पॉइंट सी क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जा रहा है। सवाल ने ये बताया नहीं, हमें ये दिख रहा है, हमें ये ऑब्जर्व होना चाहिए, मेरा ऐसा दिमाग चलना चाहिए। इसलिए मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था फिगर अगर आपको दिखा दूंगा तो कहानी बहुत आसान बन जाएगी। बिना फिगर के दिमाग लगाते चलना चैलेंजिंग टास्क है। यहां पे वही यहां पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब देखो यहां पे, तो ये हमने यहां पे कर लिया जैसा जैसा सवाल टेंजेंट के लिए बोल रहा था। अब कॉमन कॉर्ड, तो इस फिगर के लिए मुझे पता है सर कि एक ही कॉमन कॉर्ड बनाया ही जा सकता है। और वो कॉमन कॉर्ड कैसे मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलेगा सर। यानी कि सी और डी को ज्वाइन करके मिलेगा मेरा कॉमन कॉर्ड। तो मुझे क्या करना है? अपने कॉमन कॉर्ड की लेंथ पता करनी है। क्या होगी कि ये जो कॉमन कॉर्ड है सर इसकी लेंथ क्या होगी ये पता करना। अब यहां पे इतना फिगर बनाने के बाद तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर रेडियस की बात अभी तक नहीं की थी। सही बात है, रेडियस की बात अभी तक नहीं की थी। और मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी रेडियस की चर्चा आती है तो एक बार देख लीजिए फिगर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस अपने साथ एक 90 डिग्री के फॉर्म में एक्स्ट्रा डेटा लेके आता है जिसका हम अपने एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं सर। अब समझना यहां पे, तो कहोगे सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो रेडियस यहां पे भी है, रेडियस यहां पे भी है। बिल्कुल सही बात है सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस दोनों जगह है। समझना इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है सर कि ये जो टेंजेंट्स है यही रेडियस भी है। कैसे समझना? देखो यहां पे सर ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट बड़े वाले के लिए टेंजेंट है। तो ये जो बड़े वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रही है ये छोटे वाले के लिए रेडियस का काम कर रही है। अगेन समझना सर ये क्या है? ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। तो ये जो लाइन सेगमेंट छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रही है सर, ये लाइन सेगमेंट बड़े वाले के लिए रेडियस का काम कर रही है। तो यही टेंजेंट से रेडियस भी है। अब लगाइए दिमाग कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहां पे रेडियस पहले से बने हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस पहले से बने हैं। 90 डिग्री क्या होना चाहिए?
कौन सा एंगल, लगाइए थोड़ी देर खुद से दिमाग यहां पे। तो किसी भी एक सिचुएशन को ले लो, एक टेंजेंट मान लो, एक रेडियस मान लो, किसी भी एक सिचुएशन को ले लो, आपको पता चल जाएगा 90 डिग्री कहां पे होगा। देखो यहां पे मान लो तुमने ये सोचा कि इसको रेडियस बनाते हैं, इसको टेंजेंट बनाते हैं। अब लगाओ दिमाग, इसको रेडियस बनाओगे, इसको टेंजेंट बनाओगे, तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। क्या 90 डिग्री हो गया? दिख गया आपको। मान लो आपकी मर्जी ऐसी नहीं थी, आप उल्टा कर सकते थे, इसको रेडियस बना लो, इसको टेंजेंट बना लो, सेम रिजल्ट आएगा। इसको रेडियस बनाते, इसको टेंजेंट बनाते, तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, अगेन यही रिजल्ट आता। किसी भी तरीके से सोचते तो कहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस अपने साथ 90 डिग्री लेके आ रहा है, ये मुझे समझ में आ जाता। सर ये कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। हमारा सर्कल मिट गया है, कोई बात नहीं, यहां पे फिर से सर्कल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए पता है मैं अलग से बना के एनालिसिस नहीं करता, बुक के फिगर में करता हूं, क्योंकि ये गड़बड़ हो सकती है कई बार। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। फिर से बना लेते हैं सर्कल। यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना लिया, एक बड़ा सर्कल बना लिया। यहाँ पे इसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं रखते हैं, इसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं पे रखते हैं। छोटे वाले का क्या है? ए है, बड़े वाले का सेंटर बी है। इसके बाद यहाँ पे टेंजेंट कम रेडियस बनाना था, बना लेते हैं। ये ऐसे बना लिया, यहां पे ये ऐसे बना लिया। अभी एनालिसिस करके देखा, ये हो गया 90 डिग्री। कॉमन कॉर्ड कुछ ऐसे बना था, इसके बाद ये सी था, इसके बाद हमारी एनालिसिस के हिसाब से ये डी था। इतना ही फिगर था सर, वापस से बना लिया। अब देखो यहां पे वापस, तो सोल्यूशन की कहानी स्टार्ट हो चुकी है। फिगर बना लिया, सोल्यूशन की कहानी स्टार्ट हो चुकी है कि रेडियस अभी तक नहीं बनाया था। तो सिचुएशन में हमने सीखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस बड़ा काम का होता है, तो इसलिए वहां पे रेडियस पहले बनाने की कोशिश करते हैं। बना के देख लिया, हमें अपना 90 डिग्री मिल गया। अब चूंकि ये रेडियस है तो रेडियस का डेटा लिख लीजिए भैया, किसका इंतजार कर रहे हो? छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का कितना है सर? 4 सेंटीमीटर। कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा क्या? फटाफट यहां पे बताइए, क्या दिखा सर? तो आपका यहां पे तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि सर 90 डिग्री बन रहा है, इधर पता है, इधर पता है। सर 90 डिग्री बन रहा है, इधर पता है, इधर पता है। फट से दिमाग में चल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट की जा सकती है, जिसका लेंथ भी अब पता चल जाएगा। मतलब ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्वेशन के रूप में आपको दिखनी चाहिए कि ये बनाने से शायद कोई फायदा हो सकता है, ये बनाने से शायद कोई फायदा हो सकता है। और ये बात और कन्फर्म इस तरीके से हो जाती है कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये करने से फायदा होगा ही होगा। ये इस प्रॉपर्टी की याद आते ही और कंफर्म हो जाता है कि अरे यार ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी को भी तो लगाया जा सकता है। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, सवाल यह आएगा कि सर ये वाला लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एग्जाम में अगर ये सवाल आता है 3 मार्क्स में, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली बात सीधे लिख देने से काम हो जाएगा कि प्रूफ करना पड़ेगा? तो अच्छा सवाल है। अब इसका जवाब ये होगा सर कि अगर सवाल 2 या 3 नंबर में आता है तब सीधे इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर देना। अगर ज्यादा मार्क्स में आ गया यानी कि 4 नंबर में आ गया, तब आपको प्रूफ करके अलग से इसको दिखाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना सर, ठीक है। अब लौटते हैं सवाल पे। तो ऑलरेडी साबित करके देख चुके, तो मुझे पता है सर कि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सबके सब 90। और अगेन मुझे ये भी पता है ये पार्ट इसके बराबर, ये भी मुझे पता है। और अभी जो एनालिसिस किया था उससे ये पता है इस पूरे लेंथ को निकाला जा सकता है। कितना हो जाएगा सर? ये जो पूरा लेंथ है कितना हो जाएगा? तो 3 4 के साथ ट्रिपलेट कंप्लीट करने वाला कौन होता है? 5 होता है। पाइथागोरस से भी निकालोगे सेम रिजल्ट आएगा। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई सर? 5 सेंटीमीटर की हो गई। कितनी हो गई सर? 5 सेंटीमीटर की हो गई। मार करके रख लिया। अब देखो, अब यहां पे कुल मिला के ये पार्ट इसके बराबर है। मुझे पता है सर ये पार्ट इसके बराबर है, तो मेरा दिमाग चल रहा है ये निकल गया या फिर ये निकल गया, तो पूरा भी निकल गया, क्योंकि जो निकलेगा उसको डबल कर देंगे, पूरे कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, पूरे कॉमन कॉर्ड सीडी की लेंथ आ जाएगी। अब कॉमन सेंस की बात है, पूरी एनालिसिस जब ऊपर के सेक्शन में कर रहे हैं तो दिमाग भी यहां पे ऊपर के सेक्शन में लगाएंगे। क्या दिमाग लगा सकते हैं? सोच के बताइए अब आप
क्या लगता है क्या करना चाहिए अब इस लेंथ को निकालने के लिए? यहां पे क्या करना चाहिए खुद बताइए। अब देखो आपका यहां पे दिमाग क्या चलना चाहिए, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो यहां पे अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है कि आपका दिमाग चलना चाहिए सर कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और यहां पे ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इनको आसानी से आप सिमिलर साबित कर सकते हो डबल ए से, क्योंकि ये कॉमन एंगल हो जाएगा। इस वाले में और इस वाले में ये एंगल कॉमन, इसके अलावा बड़े वाले का ये 90 और यहां पे छोटे वाले का ये 90, डबल ए से सिमिलर कर देना। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर दोगे सर यहां पे, तो इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। ये एक रास्ता हो सकता है निकालने का, ऐसे निकालना आपका होमवर्क रहेगा। एक और रास्ता यहां पे दिमाग लगाने का ऐसा हो सकता है सर कि वेरिएबल के टर्म में काम कर सकते हो। कैसे काम करोगे समझना। तो यहां पे मैं ऐसा दिमाग लगाता हूं सर कि मैं क्या करता हूं, इस वाले पोर्शन को x मान लेता हूं, कुछ x यूनिट्स का। तो इस वाले पोर्शन को अगर कुछ x यूनिट्स का मान लूंगा, ये पूरा कितना है 5 है, तो इतनी दूर ये क्या हो गया 5 माइनस x हो गया सर। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, इतनी दूर क्या हो गया 5 माइनस x। अब देखो, अब मैं यहां पे दिमाग ये लगाता हूं सर कि यहां पे अगर सोचा जाए सर तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है। तो इस साइड की लेंथ इस ट्रायंगल से भी निकालता हूं, इस ट्रायंगल से भी निकालता हूं और दोनों को इक्वेट कर दूंगा। पूरी कहानी x के टर्म में आ जाएगी, सॉल्व कर लूंगा, x निकल के आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली यहां पे मैं ये कहानी कहना चाह रहा हूं, अगर इस वाले से मैं आपसे पूछूं कि इस पोर्शन की लेंथ क्या हो जाएगी तो क्या जवाब दोगे आप तुरंत? मान लो इसको थोड़ी देर के लिए y ही मान लेते हैं, तो ये y क्या हो जाएगा तुरंत आप जवाब दे दोगे सर y बराबर हो जाएगा पाइथागोरस की मदद से स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। अगर इसी y की बात इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से की जाए तो क्या बोल दोगे? यही y बराबर हो जाएगा सर स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही हो जाएगा सर। अब दोनों ही y है तो आपस में इक्वेट नहीं किए जा सकते, बिल्कुल इक्वेट कर देंगे, x निकल जाएगा। अब x निकालना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट y निकालना है। अब एक बार x निकल गया तो y निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल के देखते हैं। तो यहां पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू बोल देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 16 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस यहां पे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, यही हो जाएगा। यहां पे चेक कर लो, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब यहां एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं सर, तो माइनस प्लस बन जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां पे पहले से है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करोगे 5 माइनस एक्स प्लस एक्स 5 बचा सर, इंटू ए माइनस बी करोगे 5 माइनस एक्स माइनस एक्स 5 माइनस 2x हो जाएगा सर। इतना बराबर यहां पे कितना हो गया 7 हो गया सर। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो 25 माइनस 10x बराबर 7, यानी कि 10x बराबर 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा सर? तो 20 माइनस 2 आपका 18 हो गया, तो x बराबर 18/10 हो जाएगा सर, इतना सेंटीमीटर। अब ज्यादा सिंपल कौन है? ये वाला एक्सप्रेशन ज्यादा सिंपल है, यहां से y निकाल लो। तो यहां से कह दोगे y बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 18/10 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है सर? 324। 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 100। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे हो जाएगा 900 माइनस 324, 900 माइनस 300 600, 600 माइनस 24 576 डिवाइडेड बाई 100। अब मैंने आपको हर बार बोला है 25 तक का स्क्वायर जुबानी याद होना चाहिए, अगर याद है तो 576 का स्क्वायर रूट 24 हो जाएगा, 24/100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। नहीं भी याद है, ट्रिक आपको बताइए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उससे निकाल सकते थे सर। ये क्या निकल के आ गया? y निकल के आ गया। अब y का मतलब इतनी दूरी निकल के आई है, पूरी दूरी इसका डबल हो जाएगी। डबल क्या हो जाएगी सर? यानी कि 48/10 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर निकाल लिया है अपने कॉमन कॉर्ड की लेंथ। अब समझना, तो यहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको समझाया कैसे कैसे सोचना है। एक बार फिगर बन गया, रेडियस की बात हुई नहीं थी,
तो पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस काम का होता है, फट से तुमने बना लिया, तुमने बनाया, तुमको 90 डिग्री मिल गया, तुमने रेडियस की जो लेंथ है वो लिख दी। अब ये देखने के बाद तुमको तुरंत एक आधा अधूरा राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, तो तुमने सोचा यार आधा अधूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, कंप्लीट करके देखते हैं शायद कुछ फायदा हो जाए। तुमने कंप्लीट करके देखा, जैसे ही कंप्लीट किया तो तुमको एक स्पेशल चीज दिख गई, कह रहे यार कॉमन कॉर्ड से इन्वॉल्व एक प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। तुमने लगा के देखा, तुम्हें और भी बहुत सारा डेटा यहां पे मिल गया, तो तुम्हें और भी बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल गए। अब यहां पे कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि आपके पास साइड का कुछ डेटा अवेलेबल है, आपको साइड का कुछ और डेटा निकालना है। तो क्या क्या दिमाग लगा सकते हो? तो हर बार मैंने आपको बोला है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइड के टर्म में कहानी चल रही है, तो पाइथागोरस सपोर्ट में हमेशा आपके पीछे खड़ा रहता है। तो एक मेथड पाइथागोरस के सपोर्ट का देखा, कैसे दिमाग लगाना है ये हमने समझा। या एक और तरीका क्या हो सकता है? तो मेरा दिमाग चल रहा है मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं और स्पेशल टाइप का फिगर दिख रहा है, मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं और स्पेशल टाइप का फिगर भी दिख रहा है। तुरंत दिमाग में हिट किया यार कि ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के बाद साइड के रेशियो के रिजल्ट की बात कर लेंगे तो भी तो काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बनाना आपका होमवर्क रहेगा। तो यहां पे एक बहुत तगड़ी चीज, एक बहुत तगड़ा सवाल, एक बहुत तगड़ा रिजल्ट हमने सीखा। ओवरऑल ये पूरे सवाल की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली पर्दा उठाते हैं। अब बोलो, अगर ऐसे फिगर एग्जाम में दे देगा तो कुछ मेहनत लगेगी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ याद आ जाएगा। ये जितनी मेहनत यहां पे करनी पड़ी वो सब कुछ सीधे फिगर देख के याद हो जाएगा, काम यहीं पे बहुत आसान हो जाएगा। सर क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा था कि अगर फिगर दे देगा तब तो सवाल बहुत आसान हो जाने वाला है। तो यहां पे इस सवाल के साथ लेक्चर की कहानी को खत्म करते हैं सर। तो उम्मीद करूंगा कि आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और वो बात जो कि मैग्नेटब्रेन्स को खास बनाती है वो ये है सर कि जहां पे दूसरे चैनल्स पे शुरुआत के हल्के फुल्के चैप्टर्स फ्री में देकर ललचाया जाता है और बाकी चैप्टर्स के लिए पैसे मांगे जाते हैं, वहीं पे मैग्नेटब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।